मेरी आंखों में भविष्य को लेकर न जाने कितने रंगीन सपने बसे हुए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की, अपनी पहचान बनने के और आने वाले कल को बेहतर से बेहतर बनाने के। उन्हीं सपनों के बीच मेरी शादी आरव से तय हुई। यह रिश्ता मेरे माता पिता ने बहुत सोच समझकर चुना था और परिवार के हर बड़े ने इस रिश्ते पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। सबको लगता था कि आरव एक समझदार, सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान है। मुझे भी यही भरोसा था कि मेरी ज़िंदगी अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। शादी के कुछ समय बाद तय हुआ कि हम विदेश जाएंगे। आरव को वहाँ अपने काम से जुड़ा एक अच्छा मौका मिला था और वह चाहता था कि मैं भी उसके साथ रहूं। यह सुनकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मेरे मन में एक नई दुनिया की तस्वीर उभरने लगी थी। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, रोशन शहर और ढेर सारी भावनाएं। मुझे लगने लगा था कि अब मेरे सपनों को खुला आसमान मिलने वाला है। मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे वहाँ जाने का फैसला कर लिया। घर से विदा लेते समय माँ की आंखें नम थी। पापा ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और भाई बहनों ने हंसते हुए हिम्मत बधाई। दोस्तों से गले मिलते हुए मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन भविष्य की उम्मीदें उस भारीपन पर हावी थी। जब जहाज ने उड़ान भरी तो खिड़की से नीचे झांकते हुए मैंने अपने आने वाले कल के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया। मुझे लगा था कि जब हम वहां सेटल हो जाएंगे तो एक छोटा सा लेकिन सुकून भरा घर होगा, जहां मैं और आरव मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे। पहली बार हवाई जहाज में बैठने का अनुभव मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आसमान में तैरते बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रुई के ढेर पर हमारा सफर चल रहा हो। भीतर एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। एयर हॉस्टल ने मुस्कुराते हुए खाने पीने की चीजें दी। हमने साथ बैठकर खाना खाया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इसी सफर के दौरान मैंने आरव में एक हल्का सा बदलाव महसूस किया। वह पहले जैसा खुलकर बात नहीं कर रहा था। जब भी मैं उसे कुछ कहना चाहती या उसका हाथ थामने की कोशिश करती, वह या तो नज़रें फेर लेता या खुद को व्यस्त दिखाने लगता। शुरुआत में मुझे ये सब अटपटा लगा, लेकिन मैं खुद को समझा लिया कि शायद वह काम के तनाव में है या लंबी यात्रा की थकान है। मैंने मन को झूठी तसल्ली दे दी कि सब ठीक हो जाएगा। लंबे सफ़र के बाद जब हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे तो शरीर के साथ साथ मन भी थक चुका था। आरव पहले से बुक किए गए होटल में मुझे लेकर गया। थोड़ी देर में उसने बाहर से खाना मंगवाया। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने अपने ख्यालों के साथ सो गए। इतनी लंबी यात्रा के बाद नींद बहुत गहरी आई। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ हो। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरा सूना था। आरव वहाँ नहीं था। मैंने फ़ोन देखा तो उसका एक छोटा सा मैसेज था। ऑफिस से कॉल आ गई कि आज ही ज्वाइन करना है, तुम आराम करो, अपने लिए कुछ मंगवा लेना। मैंने मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने खुद को संभाला, कमरे में हल्की फुल्की सफाई की, फ्रेश हुई और बाहर से खाना मंगवा लिया। कुछ दिनों बाद आरव घर के लिए ज़रूरी सामान ले आया और मैंने भी वही खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बदलाव आया उसने मुझे भीतर तक उलझा दिया था। वह ना सुबह दिखाई देता ना रात को। कभी देर रात लौटता तो कभी पता ही नहीं चलता कि वह कब आया। सुबह उठती तो वह जा चुका होता। कभी कभी फ़ोन पर एक छोटा सा मैसेज होता कि कभी वह नहीं। ले दिन के लंबे घंटे मैं अकेले कमरे में काटती। बाहर निकलने का मन नहीं करता। एक नए देश में एक नई जगह पर मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे उसके मैसेज भी कम हो गए और मेरे मन में सवाल बढ़ते चले गए। वह जो कभी हर बात में साथ देने का वादा करता, अब जैसे मुझसे दूर होता जा रहा था। फिर एक दिन उसके ऑफिस की छुट्टी थी। वह घर आया और अचानक बोला, आज तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं पल भर के लिए ठिठक गई। यह वही इंसान था जो दिनों तक मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। मुझे समझ में नहीं आया कि यह बदलाव किसके लिए है, लेकिन मैंने सवाल नहीं किया। मन में हल्की सी उम्मीद जागी और मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह मुझे शहर की मशहूर जगहों पर लेकर गया। चमकती सड़कों, ऊंची इमारतों और रोशन गलियों के बीच कुछ घंटों के लिए मैं फिर से खुद को जिंदा महसूस करने लगी। मैं हंसी, तस्वीरें खिंचवाई और मन ही मन सोचा कि शायद मैं गलत सोच रही थी। शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उस दिन एक दिन की खुशी ने मेरे दिल की उम्मीद हल्की सी परत चढ़ा दी थी। लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। लौटने के कुछ ही समय बाद उसके व्यवहार में अजीब सा सख्तपन आने लगा। अब हर बात उसकी अनुमति से जुड़ गई। मैं क्या पहनूंगी, किससे बात करूंगी, कहाँ जाऊंगी, सब पर उसकी मर्जी चलने लगी। शुरुआत में मुझे सब मामूली लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये उसके भीतर की चिंता है या वो मुझे सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे ये रोक टोक हुक्म में बदलने लगी। एक दिन उसने मेरा फ़ोन अपने हाथ में लिया और बिना कुछ कहे उसे खंगालने लगा। मेरे संदेश, कॉल लिस्ट, हर चीज़। फिर उसने मुझसे पासवर्ड मांगा। जब मैं हिचकिचाई तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ वही संभालेगा। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली हो, जैसे मैं नहीं रही, सिर्फ उसकी परछाई बन गई हूँ। कुछ समय बाद उसने मेरे जरूरी कागज भी अपने पास रख लिए। उस दिन के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया।
अगर कभी जाना भी होता तो वह हर कदम पर मेरे साथ रहता। मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, ना किसी अजनबी से, ना किसी अपने से। घर की चार दीवारें मेरी दुनिया बन गई थी और उस दुनिया में मैं अकेली थी। धीरे धीरे उसने मुझे सबसे काट दिया। दोस्तों से संपर्क टूट गया, रिश्तेदारों की आवाज़ फ़ोन तक सीमित रह गई और फिर भी धीरे धीरे वो कम होती चलेगी। एक दिन उसने साफ कह दिया कि परिवार से भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि ये सिर्फ पाबंदियाँ नहीं, एक सोची समझी कैद थी। इसके बाद जो शुरू हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेवजह के इल्ज़ाम और फिर हाथ उठाना। पहले कभी कभार, फिर अक्सर। डर अब मेरी रगों से बस गया था। हर आवाज़, हर कदम मुझे चौंका देता। मेरा शरीर थक तो चुका था और मन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट मेरी आत्मा को लगी थी। फिर भी मैं पूरी तरह टूट नहीं पाई थी। हर रात जब शांत हो जाता तो मैं चुपके से रोती और खुद को आईने में देखती, खुद से कहती कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, यह दर्द मुझे ख़त्म नहीं करेगा। कभी कभी पुराने दिनों की याद आती, वह समय जब मैं अपने फैसले खुद लेती थी, जब सांस लेना भी आज़ादी जैसा लगता था। अब हर पल किसी और के इशारे पर चलता था। मेरे मन में कई सवाल उठते। क्या शादी का मतलब यही होता है? क्या हर औरत को ऐसा ही जीना पड़ता है? मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढती रही, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैं एक ऐसे पिंजरे में बंद थी जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, मगर बहुत मजबूत थी। उसने मुझे डराया भी, कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो इसका खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। यही डर मुझे खामोश रखता था। माँ पापा की शक्ल आंखों के सामने आ जाती और मैं सब सह लेती। मैंने कई बार वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे रोक लेता और हर नाकाम कोशिश के बाद सज़ा और भी बढ़ जाती। अब मेरा शरीर और मन दोनों थक चुके थे, लेकिन भीतर कहीं एक छोटी सी लो अभी भी जल रही थी। वह लो उम्मीद की थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे अंधेरे में क्यों ना हो, इंसान के अंदर की आवाज़ को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। मैंने खुद से वादा किया कि यह हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन ये कैद टूटेगी। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया जो मुझे उठने का हौसला देती थी। वह मुझे याद दिलाती थी कि मैं सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ सहने वाली औरत नहीं रही थी। उस कैद के बीच मैंने अपनी आंखें खोलकर आसमान की दुनिया को देखना शुरू किया। खिड़की से झांकते हुए मैं लोगों को आज़ादी से चलते, हंसते और अपने फैसले खुद लेते देखती। किसी को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। यह सब देख कर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती, लेकिन उसी बेचैनी ने मुझे ज़िंदा भी रखा। मैं समझ गई थी कि अगर मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना है तो मुझे खुद को भीतर से तैयार करना होगा। मैंने चुपचाप खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसके सामने मैं वही खामोश डरी हुई औरत बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर दिन खुद को तराश कर रही थी। मैंने चोरी छुपे भाषा सीखने की कोशिश की, टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों को ध्यान से सुनती, किताबों के शब्द दोहराती और मन ही मन बोलने की प्रैक्टिस करती। पढ़ना मुझे आता था, लेकिन बोलने में डर लगता था। मुझे पता था कि अगर कभी मौका मिला तो यही हुनर मेरी ढाल बनेगा। मैं जानती थी कि यह कैद सिर्फ मेरे शरीर की है, मेरे विचार, मेरी सोच और मेरी इच्छाओं पर उसका पूरा कब्जा नहीं हो सकता। मैंने अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानना शुरू किया। हर दिन खुद से कहती, ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन मैंने खुद को वापस पा लूंगी। उसके जुल्मों ने मुझे कमज़ोर बन करने के बजाय और ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया था। हर गुजरते दिन के साथ मैं अंदर की आग और तेज होती जा रही थी। अब मैं खुद को एक लड़ाकू की तरह देखने लगी थी, कोई ऐसा योद्धा जो बिना हथियार के भी लड़ना जानता है। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी आत्मा को मरने नहीं दूंगी। अक्सर उसकी धमकियां मेरे कानों में गूंजती रहती। वह बार बार याद लाता कि अगर मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो उसका खामियाजा मेरे अपनों को भुगतना पड़ेगा। पहले पहले ये डर मुझे तोड़ देता था, लेकिन अब मैंने अपने भीतर की एक दीवार खड़ी कर ली थी, एक ऐसी दीवार जो उन शब्दों को मेरे दिल तक पहुंचने नहीं देती। हर सुबह जब मैं आंख खोलती तो खुद को यह यकीन दिलाती कि अब मैं जिंदा हूँ। मेरी आंख में एक नई चमक होती थी, उम्मीद की, बचने की और जीतने की। मैं खुद से कहती कि ये सब अस्थाई है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। इस कैद ने मुझे तोड़ा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैं पहले कभी नहीं थी। मुझे अपने एक अंदर अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। कभी कभी डर लगता कि शायद मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन तभी पापा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें मुझे संभाल लेती। मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी और एक दिन उन्हें गर्व करने का मौका दूंगी। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसने मेरे हाथ में कुछ कागज़ थमा दिए। उसकी आवाज़ ने गुस्सा था, ना अफसोस, बस एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने कहा कि अब सब खत्म हो गया है, मैं आज़ाद हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। वह शब्द आज़ाद मेरे कानों में गूंजता रहा। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि इस आज़ादी का क्या मतलब है और मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास। मैंने उसे विनती की, रोई, हाथ जोड़े, कहा कि मुझे कम से कम मेरे शहर तक पहुँचा दे, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास न कोई सामान था, न पैसे, सिर्फ वही कपड़े जो उस वक्त मैंने पहने थे। ठंड हवा की तरह मेरे शरीर को चीर रही थी। भूख से पेट सिकुड़ रहा था। मैं सड़क पर खड़ी थी, एक अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच, पूरी तरह अकेली।
उस रात मैं चलते चलते एक पार्क के पास पहुंची। उस रात की ठंड ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। दांत आपस में टकरा रहे थे और मैं खुद को समेटे बैठी थी। फिर भी सर्दी हड्डियों के भीतर गुजरती जा रही थी। भूख का दर्द इतना तेज था कि दिमाग सुन्न हो चुका था। सोचने की ताकत भी जैसे खत्म हो गई थी। मन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अब आगे क्या होगा। मैंने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, लेकिन मेरी जिंदगी में कहीं भी उजाला दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर एक गहरी तन्हाई थी, ऐसी तन्हाई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। वक्त जैसे थम गया था, हर पल भारी लगता था। मैं अपने बीते दिनों को याद करने लगी। माँ पापा का घर, उनका साया, वो सुकून, वो हंसी। और आज मैं एक अनजान शहर की सड़क पर बैठी थी, बिना किसी सहारे के। मेरे पास फ़ोन नहीं था। कई बार मैंने हिम्मत जुटाकर लोगों से फ़ोन मांगा, कोई मना कर देता, कोई देता भी तो कॉल नहीं लग पाती। हर बार उम्मीद टूटती हुई। दिन बीतते गए, मैं सड़कों पर भटकती रही। कभी किसी कूड़ेदान के पास खाने का कुछ ढूंढ लेती, कभी खाली पेट सो जाती। रातें खुले आसमान के नीचे गुजारती। ठंड, भूख और डर तीनों ने मिलकर मेरी हालत बिगाड़ दी थी। कपड़े अब फट चुके थे, बाल बिखर गए और आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती जा रही थी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते। शायद उन्हें लगता कि मैं कोई भिखारिन हूँ। सच तो यह था कि मेरी हालत उससे भी अलग ही नहीं थी। कई बार मन में ख्याल आया कि सब खत्म कर दूं। जब जीने का बोझ इतना भारी हो जाए तो सांस लेने का क्या मतलब। लेकिन हर बार भीतर से एक हल्की सी चिंगारी उठती। वही चिंगारी मुझे रोक लेती। वो मुझे याद दिलाती कि मैं पहले भी बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अगर इतना सह लिया तो क्या अब मैं हार मान लूँ? नहीं। मैंने खुद से कहा कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए थे। न ढंग का खाना मिला, न सिर छुपाने की जगह। एक दिन मैं एक तंग सी गली में बैठी थी, भूख से बेहाल। तभी एक बुजुर्ग औरत मेरे पास से गुजरी। उसने मुझे देखा, रुकी और उसकी आंखों में करुणा थी। उसने मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाया। फिर उसने मुझसे मेरे हालात पूछे। मैंने सब बता दिया, कैसे सपनों के साथ यहाँ आई थी और कैसे अकेली छोड़ दी गई। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने मुझे एक जगह का पता बताया, कहा कि वहाँ औरतों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था है। शायद वहीं से मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर पाऊँ। उसके शब्द में मेरे लिए एक नई उम्मीद छुपी थी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उस पते की ओर चल पड़ी। वह जगह काफ़ी दूर थी, लेकिन मेरे कदमों में अब थकान नहीं थी। भीतर कहीं एक विश्वास जाग चुका था। मुझे लगा शायद ये ऊपर वाले का इशारा है। जब मैं वहाँ पहुंची तो वह एक साधारण सी इमारत थी। बाहर से कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरे लिए वह किसी महल से कम नहीं थी। अंदर कदम रखते ही गर्माहट का एहसास हुआ। मुझे खाना दिया गया। कई दिनों बाद मैंने सुकून से खाया। वहाँ और भी औरतें थीं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही हिम्मत थी। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे अपनापन दिया और सोने के लिए एक बिस्तर दिया। उस रात मैं बहुत चैन से सोई थी, न डर था न भूख। बहुत दिनों बाद नींद में मुझे गहराई से अपनी बाहों में लिया। उस जगह पर रहकर मेरी ज़िंदगी ने करवट ली थी। वहाँ सिर्फ शरीर को आराम नहीं मिला, मन को भी शांति मिली। मैंने दूसरी औरत की कहानियाँ सुनी। किसी की पीड़ा मेरी जैसी थी, किसी की मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन एक बात सबसे सम्मान थी, हार न मानने का जज्बा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मदद के रास्ते होते हैं, कानून भी है और सहारा भी है। मैं अभी उस समय के लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला लक्ष्य खुद को संभालना था, अपने पैरों पर खड़ा होना। वहाँ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, महसूस किया कि हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यह जगह मेरे लिए सिर्फ पनाह नहीं थी, यह मेरी नई शुरुआत थी। मैंने खुद से वादा किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अपने जख्मों को भरने का फैसला किया। हर सुबह जब उठती, भीतर एक नई ऊर्जा होती। पहली बार मैंने खुद को एक इंसान की तरह महसूस किया, ऐसा इंसान जिसे जीने का पूरा हक है। वहाँ की छोटी सी लाइब्रेरी से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। आत्मविश्वास, संघर्ष और नए रास्ते पर लिखे शब्दों ने मुझे भीतर से मजबूत किया। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में मेरी जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जिन्होंने अंधेरे से निकलकर अपनी रोशनी बनाई है। उसी जगह मैंने खुद को दोबारा पहचानना शुरू किया। मुझे यकीन हो चला था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई शक्ल दे सकती हूँ। मैंने अपने आप को समझाया कि मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था और मेरा हर एक कदम एक उजले कल की तरफ बढ़ रहा था। वह जगह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वही मैंने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का हौसला भी है। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब समय आ गया है जब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वहाँ की औरतों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे हौसला दिया, रास्ते दिखाए और नौकरी ढूंढने में मदद की। कई जगह आवेदन किया, लेकिन अनुभव की कमी और टूटी भाषा मेरे भीतर बनकर खड़ी हो जाती। कई बार मन किया कि घर फ़ोन करके सब बता दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने तय कर लिया कि था कि जब तक मैं खुद को संभाल ना लूँ, तब तक किसी को भी मेरी हालत का बोझ नहीं दूंगी। फिर एक दिन किस्मत ने एक छोटा सा दरवाज़ा खोला। मुझे एक ऑफिस की कैंटीन में काम करने का मौका मिला। काम छोटा था, लेकिन वह मेरे किसी सीढ़ी का पहला पायदान था।
मैंने बिना देर किए हामी भर दी। मुझे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब डरने का वक्त नहीं था। कैंटीन का काम बेहद मेहनत वाला था। सुबह अंधेरे में उठना, घंटों खड़े रहना, बर्तन धोना, सफाई करना, यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। कभी सोच भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगी, लेकिन अब यही मेरी सच्चाई थी। हर बार जब थकान हावी होती, मैं खुद को याद दिलाती कि यह अंत नहीं, शुरुआत है। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर की खूबियों को पहचानना शुरू किया। मुझे खाना बनाने का शौक था और मैंने उसी शौक को अपने काम का हिस्सा बना लिया। शुरू में लोग हैरान थे, लेकिन जल्द ही मेरे बनाए खाने की खुशबू और स्वाद ने सबका ध्यान खींच लिया। कैंटीन के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी मेहनत और लगन देकर वे मुझे आगे बढ़ने का मौका देने लगे। जब लोग कहते तुम्हारे हाथों में खास बात है, तो मेरे भीतर कुछ मजबूत हो जाता। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी काम की हूँ। लोग मुझे नाम से पहचानने लगे। यह पहचान मेरे लिए बहुत कीमती थी। उसी छोटी सी नौकरी ने मुझे आत्म सम्मान लौटाया। कुछ समय बाद मैंने उस शेल्टर को छोड़ दिया और एक छोटे से कमरे में रहने लगी। अपनी कमाई से ज़रूरतें पूरी करना और थोड़ा बचा पाना, यह मेरे लिए बड़ी जीत थी। अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास काम था, लोगों का साथ था और खुद पर भरोसा भी। हालांकि डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। कभी कभी बीते हुए जख्म रातों को बेचैन कर देते, यादें अचानक सामने आ जाती, लेकिन अब मैं उनसे भागती नहीं थी। मैं खुद को समझाती थी कि वह सब मेरा अतीत है और मुझे वही छोड़ देना है। मैंने अपनी भाषा सुधारने पर भी काम शुरू किया। काम के दौरान लोगों से बात करती, उन्हें सुनती और धीरे धीरे खुद भी खुलकर बोलने लगती। किताबें पढ़ना मेरी आदत बन गई। मुझे पता था कि इस शहर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझ और स्वाद भी जरूरी है। कैंटीन की नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान थी। हर दिन मुझे एहसास होता कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद ढूंढ सकती हूँ। मैंने अपने आप को एक नए लक्ष्य दिए और उन्हें पाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, महीने गुजरते गए। मेरी ज़िंदगी एक स्थिर लय में चलने लगी। सुबह काम, शाम को सुकून। मैंने उस रूटीन में ही खुशी ढूंढ ली थी। मेरे बनाए पकवान लोगों को पसंद आने लगे और मालिक मुझ पर भरोसा करने लगे। वे मुझे नए प्रयोग करने का आज़ादी देते और मैंने पूरे मन से काम करती। धीरे धीरे मेरे पुराने घाव भरने लगे। मैं फिर खुद से पर विश्वास करने लगी। तभी एक दिन जब मैं रोज़ की तरह कैंटीन में काम करी थी, मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। एक नया आदमी अंदर आया। उसके चलने में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता। वह व्यक्ति सीधे कैंटीन के मैनेजर के पास पहुंचा और दोनों के बीच गंभीर बातचीत शुरू हो गई। मैनेजर उन्हें बेहद सम्मान से निखिल सर कहकर संबोधित कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वही इस पूरी कंपनी के मुखिया हैं। उनकी मौजूदगी ने न जाने क्यों मुझे भीतर तक असहज कर दिया था। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी पहचान का एहसास उभर आया, जैसे ये चेहरा किसी पुराने डर से जुड़ा हो। उस दिन के बाद निखिल कई बार कैंटीन में आने लगे, कभी अकेले, कभी कुछ लोगों के साथ। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उनकी नज़रें बार बार मेरी ओर उठ जाती हैं। वह कुछ कहते नहीं थे, बस देखते रहते थे। उस निगाह में न तो बदतमीजी थी, ना कोई गलत इरादा, फिर भी वह मुझे बेचैनी कर देती थी। उनकी आंखों में एक अलग अलग तलाश थी, जैसे वह किसी अधूरी कहानी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह खाने की वजह से ध्यान दे रहे होंगे। आखिर वह मेरी मेहनत अब लोगों को पसंद आने लगी थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उनकी निगाहों में सिर्फ पसंद नहीं, कुछ और भी था। एक सवाल, एक उलझन और एक अधूरा सच। और वही बात मुझे डराने लगी। अचानक मेरे जहन में वह नाम उभर आया जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रही थी। क्या निखिल किसी तरह मेरे अतीत से जुड़े हुए हैं? क्या वह उस इंसान को जानते हैं जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ तक ढूंढ ढूंढ निकालने के पीछे कोई साजिश हो? मेरे भीतर का डर, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया था, वह फिर से उभरने लगा। मैंने खुद को संभाला और तय किया, उनकी तरफ देखूंगी नहीं। लेकिन यह आसान नहीं था। चाहे मैं बर्तन धो रही थी, खाना परोस रही थी या सफाई कर रही थी, उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर पल होता। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, मगर उस नरमी के पीछे एक सवाल छिपा था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने खुद से कहा कि अब मैं वही टूटी हुई लड़की नहीं, मैं आज़ाद हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। लेकिन सच ये था कि डर पूरी तरह गया भी नहीं था। वह कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही भी अब भी जिंदा था। इसलिए मैंने खुद को काम में और ज़्यादा झोंक दिया ताकि सोचने का मौका ना मिले। फिर भी उनका चेहरा बार बार मेरे ख्यालों में आ जाता। एक दिन हिम्मत करके मैंने कैंटीन मैनेजर से उनके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि निखिल सर इस कंपनी को बहुत मेहनत से यहाँ तक लाए हैं और वह अपने कर्मचारियों को बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी आवाज़ में सच्ची इज्जत है। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन मन का शक पूरी तरह फिर से ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर कभी सामने सच आएगा तो मैं भागूंगी नहीं। मैं अब किसी के जुल्म के आगे झुकने वाली नहीं थी। मैंने अपने अंदर की ताकत को फिर से महसूस किया और खुद से वादा किया कि चाहे जो हो, मैं सामना करूंगी। निखिल की मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा मोड़ ला लिया था। मुझे नहीं पता था ये मोड़ मुझे किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन मैं तैयार थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी निगाहों में एक नया सवाल दिखता
और मेरी बेचैनी बढ़ती जाती। कभी लगता वह मुझे हमदर्दी से देखते हैं, तो कभी उनकी आंखों में गहरी सोच लगती। ये सब मेरे दिल में हलचल मचा देता। फिर भी उनके व्यवहार में एक बात साफ थी, इज्जत। मैंने उनकी हर हरकत को गौर से देखा और कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना है। शायद वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सही वक्त का इंतजार करे थे। एक दिन जब मैं रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थी, तभी मैनेजर मेरे पास आया और बोले कि निखिल सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनते मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे सारे डर एक साथ जग उठे। क्या मेरा शक सही था? क्या वह मेरे अतीत के बारे में सब जानते हैं? मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या मेरी नौकरी खतरे में है? क्या मुझे फिर से उसी अंधेरे की तरफ धकेल दिया जाएगा जिससे मैं बाहर भाग कर आई थी? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और पैर लड़खड़ाने लगे। डर की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं भारी कदमों से उनके ऑफिस की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। जब मैं अंदर पहुंची तो निखिल अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मनीषा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने बस सर हिला दिया। मेरा दिल जैसे बाहर निकलने को था। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूँ, और हाँ, उस इंसान को भी जिसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। ये वही पल था जिससे मैं डर रही थी। मुझे लगा जैसे ज़िंदगी ने मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मैं भाग कर आई थी। मैंने आखिरकार हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने मेरी मदद फिर क्यों की। मैं उनके लिए कौन थी और उन्हें इससे क्या हासिल होने वाला था। उन्होंने बहुत शांति से मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले कि हर मदद के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। कभी कभी इंसान बस इसलिए साथ देता है क्योंकि उसे सामने वाले की आंखों में हार मानने की जगह लड़ने की जिद दिख जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में वही जिद उन्हें नजर आई थी। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अनुभव इतने कड़वे रहे थे कि मैं आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत धोखे झेले थे, बहुत उम्मीदें टूटी देखी थी। दिल मानना चाहता था, लेकिन दिमाग अब भी सतर्क था। उन्होंने शायद मेरी उलझन को समझ लिया। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि मेरे लिए भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन वह मुझे यकीन दिलाते हैं कि उनका इरादा सिर्फ मदद का है, किसी नुकसान का नहीं। इसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज मेरे सामने रखे जिनमें यह साफ लिखा था कि वह इंसान अब इस शहर को छोड़ चुका है और दोबारा लौटने की कोई संभावना नहीं। उन कागज़ को देखकर मेरे अंदर जमा डर थोड़ा सा पिघलने लगा। पहली बार लगा कि शायद अब मुझे हर पल पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गुजरे हुए कल की यादें जरूर ताज़ा हुई, लेकिन इस बार उनके साथ एक अजीब सी राहत भी थी। जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकली तो मेरे कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। दिल में एक सुकून था, जैसे किसी ने बहुत समय से दबा हुआ बोझ हल्का कर दिया हो। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ऊपर वाले ने पहली बार मेरी सुन ली। मैंने खुद से कहा कि हर इंसान को उसके कर्मों से परखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ बीते हुए अनुभव की वजह से शक की नज़रों से देखा जाए। यह मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था और मैं हर पल उस डर के साथ नहीं जीना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरा पासवर्ड वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरी सांसें अटक गई। वह कागज़ मेरे लिए सिर्फ पहचान नहीं था, वह मेरी आज़ादी, मेरी उड़ान और मेरी नई ज़िंदगी की चाबी थी। जब सब कुछ समय बाद उन्होंने मेरी पासवर्ड मेरे हाथ में थमाया तो मेरी आंखें अपने आप भारी आ गई। उंगलियां उस वक्त काँप रही थी। इतने महीनों के बाद मैंने खुद को सच में आज़ाद महसूस किया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसी दिन के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे करवट बदलनी शुरू कर दी। मुझे कंपनी में नई जिम्मेदारियां दी गई, काम का दायरा बढ़ा और सोच भी। मैं पहली बार किसी जगह मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से आगे बढ़ रही थी। मैंने नए हुनर सीखने शुरू किए, कंप्यूटर फाइलिंग, बातचीत करने का तरीका। हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने लगी। लोग मुझ पर भरोसा करने लगे और मुझे एहसास हुआ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह बस सही समय का इंतज़ार करती है। मेरे अंदर का डर जो हर फैसले से पहले मुझे रोक लेता था, अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, शाम की क्लास लेने लगी। दिन में काम, शाम को पढ़ाई और रात को खुद से बातें। मेरी ज़िंदगी अब मुझे अपनी लगने लगी थी। मैंने खुद को दोबारा पहचाना। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। वह मनीषा जो कभी हर पल सहमी रहती थी, अब खुद पर भरोसा करना सीख चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी और दिल में नई सपने। मुझे एहसास हुआ कि यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि उस दिन से शुरू हुआ जब किसी ने बिना शर्त मुझ पर भरोसा किया और मैंने भी खुद पर यकीन करना सीख लिया। अगर उस वक्त मुझे किसी एक इंसान का सहारा ना मिला होता, शायद ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। जब मैंने आखिरकार अपने पिता से संपर्क किया और उन्हें अपने हालात बताए तो शब्द मेरे गले में अटक रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक इंसान के बदलते स्वभाव ने मेरी पूरी ज़िंदगी को उलझा दिया और कैसे हालात मुझे यहाँ तक ले गए। पिता की आवाज़ काँप रही थी। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला गलत इंसान के हाथों सौंप दिया। वह खुद को दोष दे रहे थे, मगर जब उन्हें यह पता चला कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सुरक्षित हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, तो उनकी आवाज़ में सुकून उतर आया। वह पल मेरे लिए बेहद भावुक था।
बरसों बाद मुझे लगा कि मैं अपने पिता की आंखों में शर्म नहीं गर्व देख पा रही हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुद तय कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कमज़ोर नहीं रही, बल्कि इन हालातों ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया है। ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय था, जिसमें पछतावे की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। दिन गुजरते गए और मेरे भीतर का आत्मबल और निखरता गया। मैंने अपनी कामयाबी को सिर्फ किस्मत नहीं माना, बल्कि उस संघर्ष को नतीजा समझा, जिसने मुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनजान औरतों के लिए भी जीना चाहती थी, जो कहीं न कहीं मेरी तरह हालात से जूझ रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी कहानी उन्हें हार मानने से रोके। इसी सफ़र के दौरान निखिल के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह रिश्ता किसी अहेद या मजबूरी का नहीं था, बल्कि भरोसे और समझ का था। वह मेरे लिए सिर्फ एक सीनियर नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन गए जो बिना सवाल के मेरा साथ देते। उनकी मौजूदगी मुझे सुकून देती, जैसे लंबे समय बाद किसी ने मेरी चुप्पियों को भी समझना सीख लिया हो। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसके चेहरे पर असहजता साफ दिख रही थी। कुछ पल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि वह मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। जब उसने अपने जज्बात जाहिर किए तो मैं एक पल के लिए ठिठक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उन्हें साफ शब्दों में बताया कि मेरा अतीत आसान नहीं रहा, कि भरोसा करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, और यह भी कि मैं किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। उसने मेरी बातों को पूरी गंभीरता से सुना। उसने कोई दबाव नहीं डाला, कोई वादा नहीं थोपा, बस इतना कहा कि वह मेरा इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि उसका एहसास सच्चा है। उसकी आंखों में दिख रही सच्चाई ने मुझे पहली बार यह महसूस कराया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सच में जख्मों को भरने आते हैं, उन्हें गहरा करने नहीं। समय के साथ मेरे दिल का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन मैंने खुद आगे बढ़कर उससे कहा कि अब मैं भी उसके साथ इस नए सफ़र को शुरू करना चाहती हूँ। उस पल उसकी आंखों में जो खुशी थी, उसने मेरे सारे डर शांत कर दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने मुझे एक गहरा मौका दिया हो, इस बार बिना दर्द के। हमारी शादी बेहद सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस कुछ अपने लोग और बहुत सारी सच्ची दुआएं। वह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे शांत और खूबसूरत दिनों में से एक था। शादी के बाद ज़िंदगी ने एक नई रफ्तार पकड़ी। निखिल ने कभी मुझे कमज़ोर महसूस नहीं होने दिया। जब कभी अतीत की परछाई लौट आती तो वह मेरा हाथ थामकर मुझे वर्तमान में लौटा देते। हमने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया, जिसमें मैंने अपने सपनों से सजाया। वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि मेरी नई पहचान का प्रतीक था। अब मैं जान चुकी थी कि आज़ादी सिर्फ किसी जगह से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से बाहर निकलने का नाम है। हर गुजरते दिन के साथ मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। मुझे यकीन था कि ये ज़िंदगी अब डर के साए में नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रेम की रोशनी में आगे बढ़ती रहेगी। ये अंत नहीं था, बल्कि उस कहानी की शुरुआत थी जिसे अब मैं खुद लिख रही थी। मेरी ज़िंदगी अब सच में आगे बढ़ चुकी थी। निखिल का साथ पुराने जख्मों पर मरहम की तरह था। उनके प्यार ने मुझे पहचान दी, जो कभी मुझसे छीन ली गई थी। मैं अब अधूरी नहीं थी। हर सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी, और हर शाम सुकून से भरी होती थी। मुझे यकीन हो चला था कि अब मेरे जीवन की राह सिर्फ उजाले की ओर जाती है। उसकी मौजूदगी ने मुझे वह ठहराव दिया जिसकी मुझे उम्र भर तलाश थी। पहली बार मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया। शादी के बाद मेरे भीतर एक नया उद्देश्य जन्म लेने लगा। जो दर्द मैंने सहा था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई और औरत उस रास्ते से गुजरे। मैंने निखिल से अपने दिल की बात साझा की कि मैं उन औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो घरेलू हिंसा और मानसिक अत्याचार का शिकार होती हैं। उसने बिना एक पल सोचे मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर एक सामाजिक पहल की शुरुआत की, जिसका मकसद पीड़ित औरत को सुरक्षित, आश्चर्य और कानूनी सहायता और आत्मनिर्भरता बनने का मौका देना था। मैंने इस पहल का नाम रखा नई सुबह। ये मेरे लिए सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का मकसद बन चुकी थी। शुरुआत आसान नहीं थी, संसाधन कम थे, लोग सवाल उठते थे, लेकिन हमारे इरादे अटल थे। धीरे धीरे हमारी कोशिश रंग लाने लगी। कई औरतें हमारे पास आई, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं जीने के चाह लिए। जब मैंने उन्हें दोबारा मुस्कुराते देखा तो मुझे अपने हर दर्द का अर्थ समझ आने लगा। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी ज़िंदगी किसी सारी ठोकरें मुझे इसी मोड़ तक लाने के लिए थी। मेरा काम धीरे धीरे पहचान बनने लगा। जो मुनाफा होता उसका एक बड़ा हिस्सा मैं अपनी संस्था को समर्पित कर देती। अब मैं सिर्फ एक सफल कारोबारी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी बन चुकी थी। मेरी पहचान अब सिर्फ मेरे अतीत से नहीं, बल्कि मेरे काम से जुड़ चुकी थी। लोग मुझे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। मैं जहाँ भी जाती औरतों से यही कहती कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। मैंने अपना बीता हुआ कल भूला भूला नहीं था, लेकिन उसे डरना भी छोड़ दिया था। वे जख्म अब मुझे कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते थे। निखिल हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे हर फैसले में उसने मेरा हौसला बढ़ाया। हमारी ज़िंदगी अब सादगी, सम्मान और संतोष से भरी हुई थी। जब हम वापस अपने शहर में आकर बसे और एक नया घर लिया, तो वह घर सिर्फ चारदीवारी नहीं था, वह मेरे जीत का प्रतीक था। पड़ोस की औरतें अक्सर कहती कि ज़िंदगी सच में बदल सकती है, अगर हिम्मत हार ना मानी जाए। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो खुद पर गर्व महसूस होता है।
अब मैं आज़ाद हूँ, सोच से, डर से और बीते हुए कल की परछाइयों से। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वह उन सब की है जो अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रही है। मेरा सपना है कि नई सुबह हर उस औरत तक पहुंचे जो खुद को अकेला समझती, ताकि उसे एहसास हो सके कि उम्मीद आज भी जिंदा है। समय के साथ साथ मेरी ज़िंदगी एक साथ सुकून भरी तय में बहने लगी। काम की व्यस्तता के बीच अब मेरा घर मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। शादी के कुछ साल बाद जब मेरी गोद में मेरी पहली बेटी आई तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ने अलग नया रंग मोड़ लिया हो। उसकी नन्ही उंगलियों ने मेरी उंगली थामी तो बीते सारे दर्द कहीं पीछे छूट गए। निखिल उस दिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सारी दुनिया मेरी आंखों में समा गई हो। वह सिर्फ एक पिता नहीं बना था, बल्कि हर पल मेरे साथ खड़ा एक मजबूत सहारा भी था। कुछ साल बाद हमारी दूसरी बेटी ने जन्म लिया। अब हमारा घर हंसी शरारतों और मासूम सवालों से भर गया था। दोनों बेटियां मेरी ताकत भी थी और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। निखिल ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। रातों की जाग हो या बच्चों की छोटी बड़ी ज़रूरतें, वह हर चीज़ में बराबरी का भागीदार था। मुझे मैं एहसास हुआ कि सही रिश्ता वही होता है जहाँ साथ बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाए। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा यही सिखाया कि उनकी पहचान किसी के नाम से नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान से बनेगी। मैं चाहती थी कि वे मजबूत बने, अपनी बात बिना डर के कह सके। निखिल भी उनकी परवरिश में पूरी तरह मेरे साथ थे। हमारे घर में फैसले आदेश से नहीं बातचीत से होते थे। शायद यही वजह थी कि हमारी ज़िंदगी दिखावे से दूर लेकिन सच्चे सुकून से भरी हुई थी। एक दिन अचानक मेरे अतीत ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा तलाकशुदा पति सामने खड़ा था, झुकी हुई नज़रें, थके हुए चेहरे और पछतावे से भरी आवाज़ के साथ। उसने कहा कि ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बहुत देर से। उसने मुझसे माफ़ी मांगी अपने किए हर जख्म के लिए, वो हर उस आंसू के लिए जो कभी मेरी आंखों से गिरा था। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन वक्त अब आगे निकल चुका था। मैंने उसे ध्यान से सुना। न मेरे भीतर गुस्सा था, न बदले की आग। मैंने बस इतना कहा कि माफ़ी तब मायने रखती है जब इंसान खुद को बदल सके। मेरी ज़िंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। मैंने उसे उसके पछतावे के साथ शांति से लौट जाने के लिए दिया, क्योंकि मेरा वर्तमान किसी अधूरे कल का मोहताज नहीं था। जब वह वहाँ से चला गया, मैंने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया। निखिल ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। उस पल मुझे समझ आया कि जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को बचाने में होती है। मेरा अतीत अब सिर्फ एक सबक था और मेरा आज मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। तो दोस्तों, मेरी आज कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि यही से एक मिसाल बनती है। एक औरत की ज़िंदगी तब संवरती है जब उसे सही साथी और खुद पर भरोसा मिल जाए। मैं अब पूरी हूँ अपने परिवार, अपने फैसले के और अपने आत्मसम्मान के साथ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ।